बच्चों, पिछले अध्याय में हमने मेंडल के प्रयोग, उनके द्वारा प्रतिपादित नियम, उनकी बात की थी। अब 34 साल तक जो है उनके कार्यों को मान्यता नहीं मिली थी, उसके संबंध में बात कर लेते हैं। दरअसल मेंडल ने जिस कारक की परिकल्पना की थी, आनुवंशिक इकाई है, उसको जो है उस समय के वैज्ञानिकों ने अमान्य कर दिया था। दूसरी बात, मेंडल ने अपने प्रयोगों के परिणाम को एक गणितीय आधार पर समझाया था। तो एक जैविक घटना को गणित के आधार पर समझना उस समय के वैज्ञानिकों ने इसको अस्वीकार कर दिया। तीसरी बात, मेंडल यह भी नहीं बता पाए कि वो जो आनुवंशिक इकाइयां हैं, यानी जिसको उन्होंने कारक कहा था, कि वो किनके बने रहते हैं। तो इस तरीके से उनके कार्यों को मान्यता नहीं मिली। लेकिन जब 1900 ईस्वी में कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डे व्रीज और वॉन शर्माक ने स्वतंत्र रूप से जब फिर से इस तरीके के रिजल्ट उनको मिले, तब जाकर उनके कार्यों को मान्यता मिली और उसके आधार पर उनको जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। दरअसल ये हुआ क्यों? क्योंकि उस समय तक माइक्रोस्कोप जो है विकसित हो चुके थे। माइक्रोस्कोप के ज़रिए जो है सेल डिवीज़न का अच्छा अध्ययन किया जा चुका था और फिर सेल डिवीज़न के ज़रिए ये पता लग चुका था कि उसमें कोशिका में जो है केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर जो है क्रोमेटिन धागे होते हैं और ये क्रोमेटिन धागे जो हैं विभाजन के समय जो हैं गुणसूत्र का रूप ले लेते हैं। 1902 तक यह भी पता चल चुका था कि विभाजन के समय जो है गुणसूत्रों की जो संख्या है वो आधी हो जाती है। तो इस तरीके से जब ये सारी बातों का अध्ययन हो गया, तब जाकर उनके कार्यों को और उनके प्रयोग और उनके नियम को जो है वो मान्यता मिली। अब जब ये सेल डिवीज़न, गुणसूत्र, लिंकेज की जब सारी जानकारी प्राप्त हो चुकी थी, तो कारक की स्थिति जो है वो स्पष्ट हो चुकी थी और इसी कारक को जो है विल्हेम जोहानसन ने जीन नाम दिया। और फिर सटन एंड बॉवेरी ने यह बताया कि जो जीन है उसका जो व्यवहार है वो गुणसूत्रों के समान है, दोनों में पैरेललिज्म है, समानांतरता है। किस तरीके से है कि जीन भी जैसे जोड़े में होते हैं, गुणसूत्र भी जोड़े में रहते हैं। जीन जो है युग्मक निर्माण के समय पृथक हो जाते हैं और गुणसूत्र भी जो है युग्मक निर्माण के समय पृथक हो जाते हैं। जीन जो है एक युग्मक में एक ही जोड़े में से केवल एक ही जीन जाता है, ऐसे ही गुणसूत्र के जोड़े में से केवल एक ही गुणसूत्र जो है वो युग्मक में आ पाता है। और जीन जो है इसके जोड़े जो है स्वतंत्र रूप से विसंयोजित होते हैं और इस तरीके से गुणसूत्र के भी जो जोड़े हैं अलग अलग रूप से स्वतंत्र रूप से जो है विसंयोजित होते हैं। तो इस तरीके से जीन और जो गुणसूत्र है वो उनका व्यवहार जो है कहना चाहिए एक है। क्रोमोसोम की गतिविधि को जो है उन्होंने जीन के आधार पर समझाया था। तो इस तरीके से इस आधार पर सटन बावेरी ने जो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, जिस थ्योरी की बात जो है हम अगले पार्ट में करेंगे। सटन एंड बावेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। इस सिद्धांत का मूल भाव ही यही था कि गुणसूत्र जो है वो आनुवंशिक इकाइयों के वाहक होते हैं। आनुवंशिक इकाइयां जो हैं जिसको मेंडल ने कारक कहा था और जोहानसन ने जिसको जीन कहा था, उस जीन के जो वाहक हैं वो गुणसूत्र ही होते हैं। तो अब किस तरीके से उन्होंने इस थ्योरी को बताया, उसके मुख्य बिंदु पर हम बात कर लेते हैं। जैसे गैमेट्स हैं यानी युग्मक हैं, युग्मक जो है वो स्पर्म एंड ओवा जैसे हैं। तो ये किसी भी दो पीढ़ी के बीच जो है वो इस सेतु का काम करते हैं, क्योंकि गैमेट्स ही जो हैं वो जनकों से उनकी संतति तक पहुंचते हैं और सारी आनुवंशिक जो सूचनाएं हैं वो इन गैमेट्स के जरिए ही जो है वो
संतति तक पहुंचती है। अब दूसरी बात करें कि जब गैमेट्स के फ्यूशन से जो जायगोट का निर्माण होता है, तो जायगोट के निर्माण के समय यानी निषेचन के समय स्पर्म का केवल केंद्रक, आप जैसे ये चित्र में देख रहे हैं, स्पर्म का केवल केंद्रक ही जो है वो अंडाणु यानी ओवम के अंदर जो है वो प्रवेश करता है। तो इस बात से यह पता चलता है कि केंद्रक में ही आनुवांशिक सूचना जो है वो निहित होगी, क्योंकि उसमें यानी संतति में जो है दोनों जनकों की जो है आनुवांशिक सूचनाएं उपलब्ध रहती है। तो इसका मतलब है कि केंद्रक में वो हो सकती है वो सूचनाएं। तीसरी बात कि गैमेट्स जब बनते हैं तो ये अलग अलग हो जाते हैं, और बाद में जब फ्यूशन होता है तो जब गुणसूत्र भी क्या है जोड़े बना लेते हैं, और जीन भी जो है वो जोड़े बना लेते हैं। फिर ये कहें कि गुणसूत्र जो है वो जोड़े में ही रहते हैं। तो जो गुणसूत्र जो जोड़े में है वो जो प्रत्येक गुणसूत्र की जो जोड़ी है वो जीवों के लक्षणों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस बात से ही पता चलता है कि यदि गुणसूत्रों की संख्या या इसकी संरचना में यदि परिवर्तन हो जाता है तो ये जो है प्रभावित होता है, जीव के जो लक्षण है वो प्रभावित होते हैं। फिर गैमेट्स के फॉर्मेशन में जब दोनों युग्मक यानी गैमेट्स जब बन रहा है तो जीन की जोड़ी अलग हो गई, और इसी तरह से गुणसूत्र जो जोड़ी में रहते हैं वो भी अलग हो गए। लेकिन जब जायगोट का निर्माण होता है तो फिर से जो है जीन की भी जोड़ी और गुणसूत्रों की भी जो जोड़ी जो है पुनः स्थापित हो जाती है। और फिर जो है जब डिवीज़न होता है, डिवीज़न के बाद जो है कौन सा मतलब किस युग्मक में कौन से गुणसूत्र का कौन सा वाला पार्ट यानी कौन सा जोड़े में से कौन सा गुणसूत्र जाएगा, ये डिपेंड करता है कि कौन सा किस युग्मक में जा रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को बताया था। अब जो डिप्लॉयड सेल्स हैं ये जो है इसमें गुणसूत्र जो हैं वो जोड़े में ही रहते हैं, गैमेट्स में वो अलग हो गए, और फिर जब जायगोट का निर्माण हुआ तो फिर से इनकी जोड़ी पुनः स्थापित हो गई। तो इसको जो है हम मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उस आधार पर हम इसको देख सकते हैं। जैसे आप ये चित्र देख रहे हैं, उन्होंने उसमें जो जीन भी जो है वो जोड़े के रूप में है। तो इस आधार पर हम गुणसूत्र और जीन का जो व्यवहार है उसको समझने में हमें आसानी होगी कि किस तरीके से जो उन्होंने बताया था कि दोनों का व्यवहार जो है वो एक समान है। अब ये जैसे आप देख रहे हो कि ये जनक का गुणसूत्र है। जब ये युग्मक निर्माण हो रहा है तो आप देख रहे हो ये दोनों जो हैं अलग अलग हो गए, यानी उनकी जोड़ी जो है वो अलग अलग हो गई। फिर जब फ्यूशन हो गया तो निषेचन के बाद जो है फिर वो जोड़ी जो है पुनः स्थापित हो गई। लेकिन फिर जब सेकेंड जनरेशन के लिए यानी नेक्स्ट पीढ़ी के लिए जब फिर से इनमें पॉलिनेशन होता है या स्व परागण होता है तो उस स्थिति में भी फिर देखिए ये दोनों युग्मक जो है वो अलग हो गए। अब अलग होने के बाद जिस तरीके का जोड़े का जो एक जीन कह लो या गुणसूत्र हो तो वो जो संतति में पहुंच रहा है उस तरीके के ही वो लक्षण जो है वो प्रदर्शित करेगा। तो इस तरीके से जो है पृथक्करण का जो उन्होंने नियम बताया था कि गुणसूत्र जो है या कारक जो है किस तरीके से जोड़ी टूटती है, फ्यूशन होता है, फिर जोड़ी बन जाती है, और जिस तरीके का कारक पहुंचता है उस तरीके का जो है वो फिनोटाइप ही शो होता है। तो इसके जरिए यानी ये जो हम देख रहे हैं ये अभी हम गुणसूत्र की और प्लस जीन की बात कर रहे हैं। तो इस आधार पर उन्होंने बताया था कि जिस तरीके से मेंडल ने कारकों की बात की थी ऐसे ही गुणसूत्र भी उनका व्यवहार भी जो है वो इस तरीके से ही होता है।